हेलो गाइस, दिस इज सत्येंद्र। वेलकम टू सुप्रीम लीगल क्लासेस। ये एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ है इंडियन पिनल कोड को लेके। ठीक है, तो आईपीसी के लगभग सारे लेक्चर्स इस सीरीज़ में कवर किए जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि इन लेक्चर्स के आप लूप में बने रहें। और चूँकि लेक्चर बोरिंग ना हो, क्योंकि अधिकतर ये है कि 15-20 मिनट से ज़्यादा बड़ा कोई वीडियो देखता नहीं है, इसलिए मैंने इन वीडियोस लेक्चर्स को 15 से 20 मिनट के स्लॉट में रखा हुआ है ताकि आप लोग का फोकस बना रहे, है ना। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ लॉ के बारे में बात बताना चाहता हूँ। लॉ को जब भी आप रीड लेते हो तो अपने आप में एक टेक्निकल साउंड करता है वो, ठीक है। और बच्चों के लिए क्या होता है कि ज़रा सा कुछ टेक्निकल साउंड करता है, उसको रटने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी डेफिनेशन है लॉ की, कोई भी लीगल कॉन्सेप्ट है, कोई भी सेक्शन है जिसके अंदर कुछ भी दे रखा है लॉ के कंटेक्स्ट में, उनको कभी अपने को रटना नहीं है। अगर उनके अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स दे रखे होते हैं कि अगर उन कीवर्ड्स को आप पकड़ना सीख गए और उनको समझना सीख गए तो मान के चलो कि लॉ को कभी रटने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो भाई, मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर पे बस तू उन कीवर्ड पे फोकस करना है ना, ताकि तेरे को समझ में आए कि लॉ को रीड लेना कैसे है। तो चूँकि ये लेक्चर 1 है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो थोड़ा बेसिक ही रहेगा। तो शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हम क्राइम को डिफ़ाइन करेंगे और हम देखेंगे कि क्राइम क्या होता है, क्या इसको यूनिवर्सली डिफाइन करना पॉसिबल है, और इंडियन लॉ में क्राइम को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। समझ रहा है? इन 3 बातों को अपन ध्यान में रखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि लॉ का नेचर क्या होता है। शुरू करते हैं। अब देख, इस डेफिनेशन को भी मैं रीड ले रहा हूँ इंग्लिश में तुम लोग के सामने, फिर इसको अपन समझेंगे। पहले एक बार को मैं टेक्निकली रीड लेते हैं क्या बोलता है ये। भाई, क्राइम क्या है? क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट और ओमिशन दैट शॉक्स सोसाइटी कंसाइंस in respect of which legal punishment is inflicted on the person who is in default either by acting or omitting to act। ठीक है, अभी जर्नली कोई तेरे से क्राइम पूछेगा ना, तो तेरे को एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं हो मालूम होगी, तू आसपास के बस जाले मारता रहेगा, तेरे को समझ में नहीं आएगा कि उसको डिफाइन कैसे करना है। और अगर मैंने तेरे को बोला कि तू ये डेफिनेशन दे दे तो इसको तू समझा नहीं पाएगा, क्योंकि इसके लिए पर तेरे को कीवर्ड्स मालूम होना चाहिए। अगर मैं तेरे को मैं तेरे को बताता हूँ कि इसमें क्या है, कीवर्ड्स क्या है। क्राइम क्या है बेटा? क्राइम एक अनलॉफुल एक्ट और ओमिशन है। क्या है? अनलॉफुल एक्ट और ओमिशन है। एक ऐसा अनलॉफुल एक्ट और ओमिशन है जो सोसाइटी के कंशाइंस को शॉक में ला के रख देता है, और उसी सोसाइटी ने ऐसे एक्ट और ओमिशन के लिए क्या निर्धारित करके रखा है? लीगल पनिशमेंट निर्धारित करके रखा है। ठीक है, तो भाई क्राइम क्या है? क्राइम एक ऐसा एक्ट और ओमिशन है जिसकी 3 क्वालिटीज़ अपने को निकल के आएंगी। कि पहली बात, ऐसा एक्ट और ओमिशन है जो अनलॉफुल होता है नेचर में। ये एक्ट और ओमिशन सोसाइटी के कंसाइंस को हिला के रख देता है, और ऐसे एक्ट और ओमिशन के लिए सोसाइटी ने एक लीगल पनिशमेंट निर्धारित करके रखा है। फिर से बता रहा हूँ, क्राइम क्या है? क्राइम एक एक्ट और ओमिशन है। कैसा एक्ट और ओमिशन है? जो कि अनलॉफुल होता है नेचर में, ये सोसाइटी के कंसाइंस को हिला के रख देता है, और इसी सोसाइटी ने इस पर्टिकुलर एक्ट और ओमिशन के लिए एक लीगल पनिशमेंट दे रखा है ना। तो अगर ये 3 कीवर्ड्स आपने समझ लिए, आप क्राइम को डिफाइन करना सीख गए। अब ये 3 वर्ड क्या होते हैं? कुछ लोग को इजी साउंड कर रहे होंगे, कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही अपन इन लॉ के शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे तब अपने को समझ में आएगा कि भाई कितना गहरा मीनिंग दिया रखा होता है। तो सबसे पहले आते हैं अपन अनलॉफुल एक्ट और ओमिशन पे। अनलॉफुल एक्ट और ओमिशन पे। अनलॉफुल एक्ट और ओमिशन क्या होता है? सबसे पहले अनलॉफुल एक्ट बताते हैं। अनलॉफुल एक्ट का मतलब सिंपल सा है कि भाई जो कुछ भी लॉ ने मना कर रखा है, अगर तुमने वो कर दिया तो वो अनलॉफुल एक्ट हो जाएगा। एवरीथिंग विच इज़ प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ इज़ एन अनलॉफुल एक्ट। ये मैटर नहीं करता कि वो सिविल लॉ में प्रोहिबिट कर रखा है कि क्रिमिनल लॉ में प्रोहिबिट कर रखा है ना। अभी अनलॉफुल एक्ट का एक जनरल मीनिंग समझने की कोशिश करो। भाई, कोई सिविल लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके अंदर कुछ चीज़ की मनाही कर रखी है। ठीक है, जैसे मैंने तेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तेरे को अपनी कार बेच दूंगा 4 लाख के बदले। कार, मैंने तेरे से पैसा तो रख लिया, कार नहीं दे रहा हूँ मैं तेरे को, तो क्या मैं मेरे वादे से मुकर रहा हूँ? क्या मेरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? बिल्कुल कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मना करता है भैया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तुम, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये क्या है? सिविल लॉ बोल रहा है कि ये आप नहीं कर सकते, अब वो करने की कोशिश, मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भाई ये एक्ट अनलॉफुल हो गया। अब इसी की जगह मैं क्या करता हूँ भाई? मैं तेरे को जान से मार देता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? इंडियन पीनल कोड जो क्रिमिनल लॉ है वो क्लियरली मना करता है। सेक्शन 300 के अंदर मर्डर डिफाइन है, और सेक्शन 302 के अंदर दे रखा है कि अगर कोई किसी का मर्डर करने की कोशिश करेगा तो उसे सजाए मौत हो सकती है, उसे उम्र कैद हो सकती है। तो भाई, मर्डर करना भी क्या है? प्रोहिबिटेड है एक लॉ के अंदर।
क्रिमिनल लॉ के अंदर, समझ रहे? तो क्राइम में पहला फीचर क्या है? पहला फीचर है कि आप ऐसा एक्ट कर रहे हो विच इज़ अनलॉफुल इन नेचर। अब अनलॉफुल इन नेचर एक जर्नल वर्ड है, सिविल में भी इस्तेमाल होता है, क्रिमिनल में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं क्राइम को केवल अनलॉफुल एक्ट तो नहीं बोल सकता, उसके 2 फीचर्स और कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो दूसरे फीचर पे आते हैं, ठीक है? तो पहले अनलॉफुल एक्ट का मतलब समझ में आया, एवरीथिंग विच इज़ प्रोहिबिटेड अंडर लॉ क्या होगा? अनलॉफुल हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा है भाई अनलॉफुल ओमिशन, है ना? पहले अपन इसी पहले एसेंशियल्स को समझने की, पहले वर्ड को, पहले टर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अनलॉफुल एक्ट और ओमिशन होता क्या। तो अनलॉफुल एक्ट तो समझ में आ गया, अनलॉफुल ओमिशन क्या होता है वो भी देख लो। भाई अनलॉफुल ओमिशन कुछ नहीं, अगर तेरी कोई लीगल ड्यूटी है, उस लीगल ड्यूटी को तू क्या कर देता है? ब्रीच कर देता है ना? ब्रीच मतलब वही तोड़ देता है, ठीक है? सिंपल सा एग्जांपल दूं कि ज़रूरी नहीं कि क्राइम को करने के लिए हमेशा अनलॉफुल एक्ट करना पड़े। जैसे मैंने क्या किया, मैंने गन निकाली, कट्टा निकाला, तेरा सर उड़ा दिया, ये मैंने अनलॉफुल एक्ट किया है। और क्या अनलॉफुल एक्ट हो सकता है? मैं जेलर हूँ, ध्यान से सुनना, मैं जेलर हूँ, मेरी लीगल ड्यूटी है कि वहाँ के जो कैदी है उनका ध्यान रखना, समझ रहे? एक पॉलिटिशियन का फ़ोन आता है कि देखो कैदी नंबर 212 है, वो मेरे खिलाफ में गवाही दे सकता है क्योंकि कल के दिन मेरे लिए काम करता था, तो जेलर साहब एक काम करो, जेल में ही मरवा दो उसे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके खाने में चुपचाप से जहर मिलवा देता हूँ, अगला व्यक्ति मर जाता है। अरे मरता है नहीं, मर गया, मर गया तो क्या मैंने मर्डर कमिट किया? अरे बिल्कुल किया है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया और उसको मरवा दिया कैदी को मैंने। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मैंने उसको क्या किया, अंडा सेल में भेज दिया। अंडा सेल समझते हो ना, कोठरी होती है गाय तोड़ने को जिसमें बंद किया था, ठीक है? उसके अंदर मैंने बंद कर दिया उसको, 2 महीने तक बंद कर के रखा, ना पानी दिया, बिजली पानी कुछ नहीं, खाना भी नहीं दिया, भूख से ही मर गया वो, है ना? मरा दोनों केस में है, फ़र्क क्या है? एक जगह मैंने एक्ट किया है, जहर मिलवा के उसको खिलवा दिया, दूसरे केस में मैंने उसको भूखा ही मार दिया। दूसरे केस में ओमिशन हुआ है, मेरी लीगल ड्यूटी थी उसको खाना देना, लेकिन मैंने क्या किया, अपनी लीगल ड्यूटी को ब्रेक कर दिया, खाना नहीं दिया, भूख से मार डाला उसको, समझ रहा है? तो ज़रूरी नहीं है कि अनलॉफुल एक्ट हो, क्राइम के अंदर एक अनलॉफुल ओमिशन भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इन 2 शब्द को समझ जाओ। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, सपोज़ कर भाई मैं बीच पे घूमने गया हूँ, वहाँ एक बच्चे को डूबता हुआ देखता हूँ, मैं कहता हूँ कल का मरता आज मर जाए, मैं नहीं बचाता हूँ उसको। क्या मैंने कोई ओमिशन किया है? बिल्कुल किया है, लेकिन क्या अनलॉफुल ओमिशन किया है? आंसर है नहीं। क्यों? मेरी कोई लीगल ड्यूटी थोड़ी थी बच्चे को बचाना, लेकिन उसी की जगह कोई लाइफ गार्ड घूम रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है कि बीच के पास में कोई अगर कोई डूब रहा हो तो उसको बचाने के लिए जाता है, उसको लाइफ गार्ड बना के ही वहाँ इसलिए रखा है। और वो देखता है कि बच्चा डूब रहा है, वहाँ बगल में बैठ के राजश्री खड़ा हो रहा है वो लाइफ गार्ड, तो इस केस में क्या होगा? जाहिर सी बात है भाई कि उस केस में क्या होगा, अगर वो बच्चे को नहीं बचाता है, वहीं चुपचाप बैठा रहता है, तो उसने लीगल ड्यूटी ब्रीच करी है भाई, किस बात के लिए रखा था तेरे को? तो उस केस में क्या होगा? उस केस में एक अनलॉफुल ओमिशन हो जाएगा। तो क्या अनलॉफुल एक्ट और अनलॉफुल ओमिशन समझ में आया? अनलॉफुल एक्ट का मतलब है ऐसा कोई एक्ट कर रहे हो जो लॉ के अंदर मना कर रखा है। अनलॉफुल ओमिशन का मतलब क्या है कि तेरी कोई लीगल ड्यूटी है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन है जिसको तुझे निभाना है तो उसको नहीं निभा रहा है, तो ये होता है अनलॉफुल एक्ट और ओमिशन। अब सेकंड जो अपन पॉइंट देखेंगे वो ये होता है कि भाई ये ऐसा एक्ट है जो सोसाइटी के ज़मीन या कॉन्शियंस को हिला के रख देता है। जाहिर सी बात है, तेरे मेरे बीच में, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, अपने बीच में चल रहा है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ठीक है? अब ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है कि भाई पार्टीशन कर रहा है ना? तू कह रहा है भैया मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मैं कह रहा हूँ हाँ चल ठीक है, मैं तेरे को दौलत से निकाल देता हूँ, ये वो। कैसे सोसाइटी को कोई फ़र्क पड़ रहा है? हम पड़ोसी को सुना रहे, किसी को सुना रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सोसाइटी के कंशेंस पे कुछ फ़र्क नहीं आने वाला, समझ रहे हो आप? लेकिन आप देखो, कल के दिन आपके पड़ोस में कोई किसी की हत्या करके चले जाए, 4 दिन तक नींद नहीं आएगी आपको, ये बोलोगे अरे यही शर्मा जी तो कल तो हमारे यहाँ चाय पी रहे थे, आज फ्लोर पे पड़े हुए। तो क्या एक तरीके से सोसाइटी पे क्रिमिनल एक्टिविटी का ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, अभी आफ्ताब की डिबेट चल रही है जहां उसने अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े करके उसको पटक दिया, मार डाला जान से, पूरा नेशनल टीवी पे डिबेट चल गया, सोसाइटी के अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई। तो क्राइम ऐसा एक्टिविटी है जो बेटा सोसाइटी को ना जड़ से हिला के रख देता है, कंशाइंस को। आज से 2012 में, ठीक है, आपने देखा होगा
कि मैंने अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं कोर्ट में जाऊंगा और सामने वाले पार्टी कोर्ट में जाएगी, जिसकी गलती होगी उस पर कंपनसेशन ठोक देंगे, अगले भगा देंगे अपने घर पे। लेकिन इसी की जगह तुमने देखा हो 2012 में निर्भया कांड हुआ था, जब बच्ची के साथ में रेप हुआ था, इसके बाद उसको जान से मार दिया था। हैदराबाद में एक लड़की को पुल के नीचे पटक के पेट्रोल डाल के जान से मार दिया था। कितने बड़े प्रोटेस्ट हो गए थे 2012 में, निर्भया कांड हो उसमें बेटा 1 महीने गवर्नमेंट को लग गया था प्रोटेस्ट को दबाने में। लोग सड़कों पे उतर आए थे, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी, महिला सुरक्षित नहीं है। तो ये सब कैसे? जब भी क्राइम होता है ना तो पूरे सोसाइटी के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है, एक असुरक्षा की भावना। यार उसके साथ हुआ कहीं हमारे साथ ना हो जाए। क्या कर रहा है स्टेट? क्या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? समझ रहे हैं? तो ये दूसरा फीचर है। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ अनलॉफुल एक्ट और ओमिशन होना ज़रूरी नहीं है, एक ऐसा एक्ट हो जो सोसाइटी के कंशियस को शॉक में ला के रख दे। चोरी हो जाती है कॉलोनी में, 4 लोग आ जाते हैं घर देखने के लिए, अरे मिश्रा जी क्या हो गया, अरे तोमर जी क्या हो गया। समझ रहे हो ना? तो ये दूसरा फीचर है। पहला फीचर अनलॉफुल एक्ट और ओमिशन, दूसरा फीचर सोसाइटी के कंशियस को शॉक करके रखते। तीसरा क्या है? लीगल पनिशमेंट। जाहिर सी बात है, सोसाइटी ने क्या कर रखा है, सोसाइटी ने लॉ बना के रखे। ठीक है, लॉ कैसे बना? सोसाइटी ने जो सरकार को चुना, वो सरकार ने जो लॉ बना के रखे हुए हैं आपको, इंडियन पिनल कोड, ये लॉ वो लॉ, नेगोशिएबल, तरह तरह के बतेरे क्रिमिनल लॉ बना के रखे हैं। क्यों? ताकि ऐसे दोषियों को पनिश किया जा सके। तो अगर ये 3 फीचर कंप्लीट है तो हम बोलेंगे कि क्राइम है। ये क्राइम की एक जर्नल डेफिनेशन है। समझ रहे हो? अब दूसरा सवाल पे आते हैं बेटा। पहला सवाल क्लियर हो गया, क्राइम क्या होता है। ये तो हो गया भैया एक इंटरनेशनल धासु से डेफिनेशन है। बट मेरा एक आपसे सवाल है बेटा, क्या वाकई में यूनिवर्सली क्राइम को डिफाइन करना पॉसिबल है? तो उसका सीधा सा आंसर है नहीं। क्यों नहीं कर सकते भाई? जाहिर सी बात है, क्या होता है बेटा, हर सोसाइटी के अलग अलग मोरल स्टैंडर्ड होते हैं, अलग अलग सोशल स्टैंडर्ड होते हैं, अलग अलग सोशल ऑर्डर होता है। अरे हो सकता है भाई नीदरलैंड में गांजा फूकना अलाउड है, इंडिया में तुम नहीं फूक सकते। अगर नीदरलैंड का हिप्पी कल यहाँ आके डांस करके फूकता है तो पुलिस 2 झापड़ मार के अंदर कर देगी उसे। बोले भैया हमारे यहाँ तो ये नहीं चलता, तुम्हारे यहाँ नहीं चलता होगा तो क्या इंडिया में ये इलीगल है, बात खत्म। तो क्राइम की कोई आप ऐसे सर्वा एकदम यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं दे सकते कि जो डेफिनेशन भारत में भी लग जाए, नीदरलैंड में भी लग जाए। कुछ एक्ट कॉमन होते हैं, तुम मर्डर यहाँ करो या दुनिया के किसी कोने में करो, वो पनिशेबल है। लेकिन कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो पनिशेबल नहीं भी होते। नीदरलैंड हो गया, कोस्टा रिका हो गया, ये कंट्रीज़ हैं जहाँ कुछ ड्रग्स अलाउड है, यहाँ नहीं है इंडिया में। तो क्राइम की यूनिवर्सल डेफिनेशन तो तुम नहीं दे सकते। ठीक है, इस बात को याद रखना। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, जैसे जैसे रीजन चेंज होता है, जैसे जैसे देश बदलता है, कानून भी बदलता है। बात समझ में आ रही है? तो वी कैन नॉट यूनिवर्सली डिफाइन द क्राइम। कई सारे जूरिस्ट ने कई सारे डिस्कशन किए, सब कुछ किया, बट यूनिवर्सली आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया। सब इसी कंक्लूजन पे पहुंचे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कुछ लोग के भाई इंडियन सोसाइटी में कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है, जो हो सकता है बाहर की सोसाइटी में हो। समझ रहे हो आप? अब तीसरा जो पॉइंट है वो आता है नेचर ऑफ लॉ पे। तो बड़े भाई मैं तेरे को बता देता हूँ, लॉ के क्लासिफिकेशन तो कई प्रकार के हैं। जैसे भाई एक सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है। क्रिमिनल लॉ बात करता है क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ के बारे में, सिविल लॉ बात करता है सिविल राइट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में। जैसे आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ये क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया। भाई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहा है, आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सहारा ले रहे हो क्योंकि उसके अंदर राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ दे रखी है। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है, 2 लोगों के अग्रीमेंट ब्रीच हो रहे हैं, कोई अपना वादा तोड़ रहा है, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सहारा ले रहे हो क्योंकि वहाँ सिविल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ दे रखे हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए राइट्स और लाइबिलिटीज़ दे रखे हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्राइम थोड़ी है। ठीक उसी तरीके से क्रिमिनल लॉ होता है जो क्रिमिनल लाइबिलिटी के बारे में बात करता है। चोरी चकारी कर रहे हो तो सेक्शन 378 है इंडियन पिनल कोड का, क्योंकि इंडियन पिनल कोड अपने आप में क्रिमिनल लॉ है। ये बात समझ में आई बेटा आपको? अब एक सवाल और, तो भाई सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ एक क्लासिफिकेशन होता है, वो मैंने इसमें नहीं लिखा है नोट्स में, लेकिन क्या होता है भाई क्रिमिनल लॉ के अंदर भी एक अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन चलता है। वो होता है बेटा कि एक क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के अंदर भी एक प्रकार का क्लासिफिकेशन चलता है।
सिविल लॉ के अंदर भी आपको एक दिखेगा सब्सटैंटिव लॉ और एक प्रोसीजर लॉ, ठीक उसी तरीके से क्रिमिनल लॉ के अंदर भी एक सब्सटैंटिव लॉ एक प्रोसीजर लॉ दिखेगा। क्योंकि अभी हम क्रिमिनल लॉ डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम क्रिमिनल लॉ तक ही खुद को सीमित रखते हैं। तो भाई सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है? मैंने मर्डर किया, चोरी की, डकैती की, हत्या की, जो भी किया, उसके लिए जो पनिशमेंट है वो इंडियन पिनल कोड बताता है। यानी जो मेरे पे लाइबिलिटी चढ़ेगी वो इंडियन पिनल कोड बताता है। यानी कोई ऐसा लॉ जो राइट्स और लाइबिलिटीज़ बताता हो वो कैसा लॉ होगा? वो सब्सटैंटिव लॉ होगा। मेरी बात समझ में आई? तो ऐसा लॉ जो ये बोल रहा है कि अगर तूने ये किया तो तेरे को ये पनिशमेंट मिलेगा, समझ जाना क्या है, लाइबिलिटी बता रहा है, वो सब्सटैंटिव लॉ है। ठीक है? तो कल के दिन ध्यान से सुनना, कल के दिन अगर मैंने चोरी करी है तो मुझे कैसे पनिश किया जाएगा? सेक्शन 378 है इंडियन पिनल कोड का जो चोरी डिफाइन करता है, और सेक्शन 379 बताता है कि जो चोटाई करेगा उसको पनिशमेंट भी वैसा मिलेगा, 3 साल तक की जेल लग जाएगी उसको। समझ रहे हो? तो ये सब्सटैंटिव लॉ है जो लाइबिलिटी बता रहा है। या ठीक इसी तरीके से क्लासिफिकेशन सिविल में भी होता है ना। अब बात यह है कि लाइबिलिटी तो बता रहा है, जैसे सपोज करो मैंने चोरी कर ली या मैंने किसी की हत्या कर दी, है ना, सेक्शन 302 आईपीसी इंडियन पिनल कोड बोल रहा है हत्या कर दी तो तेरे को ये सज़ा मिलेगी। तो अब सज़ा मिलेगी का मतलब क्या है? ऐसा थोड़ी है कि मैंने आज हत्या करी है, कल के दिन पुलिस सरेआम मेरे गले में टायर बांध के जला के मुझे जिंदा जला देगी, ऐसा थोड़ी होगा भाई। बाकायदा पुलिस मेरे अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च करेगी, मेरे को धरेगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, कोर्ट के समक्ष में चार्जशीट रखी जाएगी, जो सरकारी वकील है वो चार्जेस पड़ेगा मेरे अगेंस्ट कि फलाना फला मुलजिम को इस धारा के अंदर लाया गया है। यहाँ मेरा वकील डिफेंस तैयार करेगा कि मेरा आदमी तो वहाँ था ही नहीं, कहाँ से आरोप धड़ रहे हो तुम। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। तभी आपने सुना होगा कई बार मूवी में, तमाम सबूत और गवाहों के मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत इस फैसले पे पहुंची है। तो कैसे पहुंच जाती है? ऐसे ही नहीं पहुंच जाती, दोनों पक्षों को मौका दिया जाता है, एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है ना। वो प्रोसीजर किस में दे रखा है? वो प्रोसीजर लॉ में दे रखा है। समझ रहे हैं आप? क्या प्रोसीजर कि भाई अगर कोई पुलिस वाला किसी अक्यूज को अरेस्ट करेगा उसके कुछ राइट्स होंगे, किसको इन्फॉर्म करेगा, किसको इन्फॉर्म नहीं करेगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, कैसे स्टेटमेंट दिए जाएंगे विटनेस के, कैसे वो कन्फेशन सबमिट करेगा मुजरिम कोर्ट के आगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है। जब पूरे प्रोसीजर के थ्रू पूरे जब सबूत और गवाह दोनों कोर्ट अपने पास में रख लेता है, उनको तोलता है, तोलने के बाद फैसला सुनाता है। समझ रहे हो? तो ये प्रोसीजर के थ्रू चलता है सब कुछ। वो प्रोसीजर जिस लॉ के अंदर दे रखा होता है उसे हम बोलते हैं प्रोसीजर लॉ। और क्रिमिनल लॉ के अंदर प्रोसीजर लॉ का आपको एग्जांपल देखना है तो मेजर प्रोसीजर लॉ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्या है बेटा? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल लाइबिलिटी के बारे में कौन सा लॉ बताता है? इंडियन पिनल कोड। अकेले ये 2 लॉ नहीं है लेकिन ये मेजर है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। मेजर सब्सटैंटिव लॉ इंडियन पिनल कोड धरा है, मेजर प्रोसीजर लॉ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड धरा है, कोई मैटर नहीं है। तो नेचर समझ में आ रहा है। जो राइट्स और लाइबिलिटी इसके बारे में बताया वो सब्सटैंटिव लॉ है। जो कोर्ट में कैसे उन राइट और लाइबिलिटी को हासिल करना है, कैसे किस पे लाइबिलिटी चलानी है, कैसे अपना राइट एनफोर्स करना है, उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो प्रोसीजर लॉ के अंदर दे रखा है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। ये 3 पॉइंट तो हमने क्लियर कर लिए। अब मेरे को ये बताना है कि भाई क्या इंडियन लॉ में क्राइम को कैसे डिफाइन किया गया है। तो पहले मैं तेरे को बता दूं भाई कि क्राइम जो वर्ड है आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्राइम वर्ड इंडियन लॉ में तो डिफाइन ही नहीं किया। इंडियन लॉ में क्राइम की जगह दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑफेंस। समझ रहे हो? ऑफेंस बोलते हैं। यानी आज से अगर मैं क्राइम की जगह ऑफेंस बोलूँ, ऑफेंस की जगह क्राइम बोलूँ तो क्या एक ही बात है? एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। ये ठीक उसी तरीके से क्राइम का देसी शब्द क्या है, क्राइम का देसी नाम क्या है? ऑफेंस है। अरे जिस तरीके से भाई फ्रांस में डैनियल नाम होता है भाई का, कोई बंदा इंडिया से गया बाहर, भाई ने डैनियल नाम रख लिया, वापस इंडिया में आया दिनेश हो गया, है ना। बाहर डैनियल था, अंदर दिनेश हो गया। इसी तरीके से वहाँ क्राइम है, इंडिया में इंडियन लॉ के अंदर आप उसे ऑफेंस वर्ड की तरह जानते हो। अब ऑफेंस क्या होता है उसको भी मैं बताता हूँ। देखो ऑफेंस भाई इंडियन लॉ की जब मैं बात करता हूँ तो ऑफेंस आपका क्लियर कट इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी के अंदर डिफाइन है। ठीक है। अब बात ये कि 2 अलग अलग लॉ में डिफाइन करने की क्या ज़रूरत थी?
तो भाई मैं तेरे को बात बता देता हूँ, ये भी चीज़ बता देता हूँ। आईपीसी कब आया? आईपीसी 1860 का है, ये आपका 1973 का है। समझ रहे हो? सीधा सीधा 100 साल के ऊपर का फ़र्क है। तभी क्या था, तभी इतने मेजर लॉ नहीं थे। आईपीसी अपने आप में एक इकल्ला मतलब क्रिमिनल लॉ था। अब सीआरपीसी के समय कई सारे क्रिमिनल लॉज आ गए, है ना। देखोगे एनडीपीएस एक्ट हो गए, कई सारे लॉज हैं यार। एनएसए एक्ट है, वो भी क्रिमिनल लॉ है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है ना, आजकल देश में बड़ा सुनने को मिलता है बेटा। जाते चलते हो सरकार के अगेंस्ट ठोक देती है ये आप पे, है ना। तो अभी देखते हैं। तो भाई क्या है, आईपीसी में भी डिफाइन था और आगे जाके सीआरपीसी में भी डिफाइन है। अब चूंकि हमें ऑफेंस को होलिस्टिकली पूरी तरीके से समझना है कि ऑफेंस होता क्या है, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से मैं मेरे मुंह से थोड़ी बोलूँगा, या आप में थोड़ी डिसाइड करेंगे। इंडियन लॉ में जो दे रखा है वो डिसाइड होगा। तो इंडियन लॉ में ऑफेंस को क्लियरली बोला गया है। ये भी सिंपल सा भाई। ऑफेंस क्या भाई, ऑफेंस एक ऐसा एक्ट और ओमिशन है, बहुत सिंपल है, ये क्राइम से कहीं ज़्यादा सिंपल है। एक ऐसा एक्ट और ओमिशन है जो कि पनिशेबल है। ठीक है, क्या भाई, ऐसा एक्ट और ओमिशन है जो क्या है, पनिशेबल है। अरे पनिशेबल है यानी क्या मतलब, लाइबिलिटी चढ़ रही है सामने वाले पे। किसके अंदर पनिशेबल है भाई, या तो आईपीसी है या कोई एनी अदर लॉ। जो कुछ भी आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर, या एनी अदर लॉ। एनी अदर लॉ का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, अदर सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ, है ना। तो भाई ऐसा कोई भी एक्ट और ओमिशन जो कि इंडियन पिनल कोड के अंदर पनिशेबल हो, यानी इंडियन पिनल कोड के अंदर उसकी मनाही हो कि अगर यह एक्ट और ओमिशन तुम नहीं कर सकते आईपीसी के अंदर, ना किसी दूसरे सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ के अंदर, क्योंकि इंडियन पिनल कोड अपने आप में इकल्ला ही एक मेजर क्रिमिनल लॉ है, बाकी और सारी भी क्रिमिनल लॉज आ जाते हैं। एनडीपीएस एक्ट बताया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बताया, है ना। तो जितने भी लॉज हैं क्रिमिनल, ठीक है, जितने भी क्रिमिनल लॉज है सब्सटेंटिव वाले, उनके अंदर ऐसा कोई एक्ट और ओमिशन दे रखा है जो पनिशेबल बनाया गया है, वो क्या हो जाएगा, वो ऑफेंस हो जाएगा। क्या डेफिनेशन समझ में आई? आज का लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अब आगे अभी लिंक देख सकते हो, और नहीं तो ये 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। आई होप सो बेटा ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप बहुत बेझिझक, इसमें मेल बॉक्स दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्लस कमेंट में भी आप टाइप कर सकते हो। और कोई अगर दूसरा लॉ आप पढ़ना चाहते हो तो आप बहुत क्लियरली मेंशन कर देना, तो उसका भी मैं पहले लेक्चर डालता रहूँगा, ठीक है। ओके बेटा, चलो।